और इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो। देश का सवाल, ईरान पर हमले के पीछे क्यों हटा अमेरिका? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? क्या बरकरार रहेगी खामनेई की इस्लामिक सत्ता? 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजराइल से एयर स्पेस से बाहर चला गया। किसी सेफ जगह पर कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका को कोई बड़ा एक्शन लेना होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ जाते हैं। 14 जनवरी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और ईरान पर किसी भी मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने के लिए कहा। ट्रंप की नेतन्याहू से 13 जनवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात हुई, बात हुई। इसके बाद जेडी वेंस सहित ट्रंप के करीबी लोगों ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की जिसमें ईरान पर हमले के विकल्पों पर चर्चा हुई। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर्स बीते कुछ दिनों से लगातार अमेरिकी ऑफिसर्स से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 2 देशों के राजदूतों ने भी कहा कि अरब देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला है कि वो ईरान पर हमला ना करें। और इससे पहले हम डिबेट में जाएं, डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे ईरान को लेकर आपको सुनना चाहिए। लगता है कि आईआरजी ने फिलहाल उग्र प्रदर्शनकारियों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अगर ईरान धड़कता रहा, जलता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मदद से एक हवाई हमला करते ताकि एक आखिरी पुश, एक धक्के से ईरान की सत्ता गिर जाती और आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ता रूस की तरफ। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान पे सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं की है क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरान पे कब्जा इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से वेनेजुएला पे था, क्योंकि ईरान की सेना काफ़ी सक्षम है, काफ़ी सार्थक है। और दूसरा कारण यह है कि खाड़ी के कई देशों ने जैसे कतर, ओमान, यूएई, इन्होंने अमेरिका को बताया है कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा और उनके देशों पर भी सैनिक वार होंगे। जिन आंतरिक प्रदर्शनों के ऊपर अमेरिका को बहुत भरोसा था और ऐसा लग रहा था कि खामेनेई गवर्नमेंट इन प्रदर्शनों के सहारे गिराई जा सकती है, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबा दिया है। इसके अलावा इजराइल का यह आकलन है कि ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और किसी भी तरह के हमला करने पर वो अपनी पूरी ताकत, मिसाइल क्षमता को इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट कर सकता है। और यही अंदेशा अमेरिका को भी है कि ये मिसाइल्स अल उदैद समेत तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो वहाँ पर आंतरिक हालात हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा, अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा पूरी तरीके से एसेस किया जा रहा है। और ईरान के संदर्भ में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं उनका क्या अप्रोच है उसको भी अमेरिका का प्रशासन एसेस कर रहा है। तो ईरान की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं, आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुन लिया, जरा सवाल सुन लीजिए। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, अमेरिका ने ईरान पर आखिरकार हमला क्यों टाला? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या सुपर पावर इजराइल ईरान से डर गया है? देश का सवाल नंबर 3, क्या खामनेई की इस्लामिक सत्ता बरकरार रहेगी? यह डर सता रहा है ट्रंप को। सवाल नंबर 4, क्या अमेरिका को परमाणु हमले का डर सता रहा है? इस पर चर्चा करेंगे पैनल के साथ। और देश का सवाल नंबर 5, क्या मुस्लिम देशों के दबाव के आगे अमेरिका झुक गया है, अमेरिका डर गया है? अगले 1 घंटे लगातार अपने पैनल के जरिए इन मुख्तलिफ सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन जरा ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं वहां क्या कुछ चल रहा है जो आपको देखना और आपको समझना चाहिए। जी हां, सबसे पहले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। समझिए कि आखिरकार ईरान पर हमला क्यों टल गया, क्यों आखिरकार नेतन्याहू और ट्रंप पीछे हटे इस हमले से। देखिए, वजह नंबर 1, नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने के लिए कहा और इसी के बाद अमेरिका पीछे हटा।
वजह नंबर 2, व्हाइट हाउस में बैठक, ईरान पर हमले के ऑप्शन पर चर्चा हुई कि हमला करना है नहीं करना है, हमला हो गया तो क्या होगा और हमले के बाद की कंडीशन सिचुएशन को कैसे संभालना है। वजह नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर ने भी अमेरिका को हमले से रोका था। ये मुस्लिम राष्ट्र हैं जो अमेरिका के मित्र हैं और इन्होंने कहा था कि भाई हमला मत करिए, अगर हमला कर दिया जो एस्केलेशन होगा वो आपसे कंट्रोल में नहीं होगा। जी वजह नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है। यानी एस्केलेशन हुआ, हमला हुआ तो अमेरिका इस जंग को, इस युद्ध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। वजह नंबर 5, हमला क्यों रुका ये समझ लीजिए। इजराइल भी सामरिक और तौर पर अभी रिटेलिएशन के तैयार नहीं है क्योंकि 2025 में जब ईरान पर हमला हुआ सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, आयरन डोम अभी इंस्टॉल होना बाकी है। वजह नंबर आपको 5 बता दिया। अब सऊदी अरब ने क्यों उस हमले को रोकने के लिए कहा। हमला होने के बाद इलाके में बड़ा संघर्ष छिड़ने की आशंका थी। इसका असर तमाम मुस्लिम राष्ट्रों पर पड़ता जो कि ईरान के आसपास के इलाके में रहते हैं। हमला होने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जाता। आपको याद होगा जब इरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कतर बेस पर ईरान ने हमला किया जहां पर अमेरिकी सैनिक हजारों की तादाद में थे। उसके बाद हमला क्यों रोका, अगली वजह समझिए। इसमें सऊदी अरब, बाकी मुल्कों को भी नुकसान का खतरा था क्योंकि वहां पर एस्केलेशन होता, जंग होती तो ईरान के आसपास के मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पर मसला जरूर होता। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्ड से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और इसी हमले के बाद गुस्से में आकर ईरान ने उन तमाम जगहों पर हमला किया जहां पर एयरबेस से अमेरिका के उनके सैनिक थे। अल उदैद वो इलाका है ईरान का जहां पर ईरान ने कतर में हमला किया और वहां पर अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए भी अमेरिका डर रहा था कि अगर वहां पर हमला कर दिया, सब उनके सारे स्टांस खुले हुए हैं। कतर, इजराइल, ईरान के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता लगातार ये 3 मुल्क कर रहे हैं और इसी की वजह से ये हमला टला है और सऊदी अरब का अपना खुद का इसमें स्वार्थ है। हमला होने के बाद इलाके में बड़ा संघर्ष छिड़ने की आशंका थी। लेकिन अब समझिए, क्या खामने की सत्ता बनी रहेगी, यह भी बहुत बड़ा फैक्ट समझना जरूरी है। जब तक सेना पर खामने का कंट्रोल है उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है और यह बात अमेरिका भी समझता है, इजराइल भी समझता है, बाकी मुल्क भी समझते हैं। फैक्ट नंबर 2, ईरान में वेनेजुएला जैसे राजनीतिक हालात नहीं है। समझिए, वेनेजुएला एक अलग तरह का राष्ट्र है और ईरान की स्थिति हालत हाजरा बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर हमला हुआ तो अमेरिका को लेनी की देनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 3, ईरान में कोई भी विपक्ष नहीं है और ना ही विरोध प्रदर्शनों का कोई लीडर है। यानी किसके फेस पर बात होगी, किससे जंग की बात होगी, किससे सीजफायर की बात होगी, क्योंकि वहां भीड़ है, मॉब है, मॉब का कोई लीडर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि रजा पहलवी ईरान में सत्ता संभालने के काबिल नहीं है। अगर पहलवी ईरान में नहीं आएंगे तो खामनेई को हटाने के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल था। इसलिए अमेरिका इससे भाग रहा है। ईरान को चीन जैसे देशों से भी मदद मिल रही है। आपको पता है कि ईरान से जो क्रूड ऑयल है वो रशिया और चीन जैसे मुल्क खरीद रहे हैं, इसीलिए उनको आर्म्स, एमिनेशन और पैसे से मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और ट्रंप इस बात को समझते हैं और इसीलिए ये जो रिटेलिएशन, ठीक है, क्या यूएसएस ईरान पर हमला करने वाला था? संकेत नंबर 1 समझिए, नेतन्याहू देश से बाहर चले गए थे अपने ऑफिशियल प्लेन के जरिए। वो कहां है, उनके वेराबॉट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए लगा कि हमला होगा। संकेत नंबर 2, अमेरिका ने कतर से अपने सैनिक हटा लिए थे। ये वही बेस है अल जुदैद जहां पर ईरान ने हमला किया था। तीसरा संकेत समझिए कि आखिरकार क्यों हमला होने की आशंका थी। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और इससे लग रहा था कि अब वहां पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ईरान को भी खतरा था कि हवाई हमला अमेरिका और इजराइल उस पर कर सकते हैं। संकेत नंबर 4, मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी की तैनाती बढ़ने लगी थी। आपको पता है यूएसएस का जो सबसे बड़ा वॉरशिप है वो अब साउथ चाइना सी से खाड़ी देश की तरफ बढ़ रहा था। यह भी एक संकेत था। संकेत नंबर 5, पेंटागन का जो पिज्जा इंडेक्स है वो बढ़ गया था। अमूमन ऐसा होता है जब वॉर सिचुएशन आती है तो पेंटागन के जो आर्मी पर्सनल्स है, वहां का जो स्टाफ है, वो पिज्जा ऑर्डर करना शुरू कर देता है, यानी वो नॉर्मल शिफ्ट से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये 4 ग्राफिक्स जरिए आपने समझा कि आखिरकार वहां पर चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे चीजें बेहतर बन रही हैं। और इसके बाद हम डिबेट में जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो आपको यह बताएगा, समझाएगा कि आखिर किस तरीके से ईरान का जो वॉर एस्केलेशन है बढ़ रहा है और कैसे आने वाले वक्त में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ खड़े होंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश का सवाल में अली अशरफ साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। करुण सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शरद कोहली जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी हम इकोनॉमिक पहलू पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये एस्केलेशन पूरा बढ़ा है। सर, सबसे पहले मैं शरद कोहली सर के पास जाऊंगा। शरद सर, एक बात बताइए,
जब दो मुल्कों के बीच वॉर होता है, जब दो मुल्कों में मुफ्तला होते हैं, और अली अशरफ साहब भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी जो गेस्ट उनके पास जाऊंगा। अशरफ साहब, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ईरान का जो नैरेटिव है, साथ ही साथ अमेरिका, इजराइल जैसे पावरफुल कंट्रीज भी ईरान पर हमला करने से बच रहे हैं। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं, उनको डर है कि हमले के बाद हालात और खराब हो जाएंगे, स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी? सर, सबसे पहले सलाम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। एक्चुअली जो आपने जो बात जो उठाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है रीजन के हवाले से। देखिए, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ना ही कोई फ़लस्तीनियन टेरिटरी है जहाँ पे अमेरिका या अमेरिका का कोई अलाय जो है वो उठ के चढ़ दौड़ेगा। उसकी एक तारीखी जो है वो एक अहमियत है ईरान की, और उसकी एक जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है इन एज अ मुस्लिम कंट्री और एज अ रीजनल प्लेयर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इसी वजह से जो है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसके ऊपर जो है मिलिट्री ऑप्शन को सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिस करे। मेरा ख्याल है कि वो इसको अगर वो लेके भी जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन या इस तरफ कोई चीज़ लेके जाना चाहेगा, तो वो चौथे या पांचवें नंबर पे उस चीज़ को रखेगा। सबसे पहले जो वो कर रहा है वो अब इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगाएगा। उसके बाद जो है वो ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उसको इस्तेमाल करेगा, या फिर जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो उसके लिए हमेशा से अवेलेबल रहे हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त जो आपने खुद उस चीज़ के ऊपर जो है बता दिया है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो हमेशा से यूएस के लिए अवेलेबल रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो तैयार नहीं है यूएस का साथ देने के लिए ईरान के ऊपर हमले के लिए। क्योंकि उसकी सिंपल वजह यह है कि हम जिस दौर में हैं, पूरी दुनिया इवन, हमारे पास जो वेपन्स हैं वो ऐसे हैं कि वो दुनिया को तबाह कर देंगे। और अगर ये वॉर जो है फैलती है तो फिर किसी के भी मफाद में नहीं होगी, ना वो ईरान के मफाद में है, ना ही पूरे रीजन के मफाद में है। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये जो चंद वजूहात हैं, इसी वजह से जो है वो जो मिलिट्री ऑप्शन है वो उसका लास्ट ऑप्शन के तौर पे होगा, और वो शायद कभी होगा भी नहीं अनटिल अनलेस के कोई हालात ऐसे आ जाएं कि जो मुल्क ईरान के साथ हैं वो आज यूएस के साथ खड़े हो जाए। तो उस सूरत में तो हो सकता है, अदरवाइज जो है मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये हो सकेगा। ठीक है अशरफ, पॉइंट टेकन सर। मैं के सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट, एक्स आर्मी पर्सनल। सर, पाकिस्तान से जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अशरफ साहब की बात आपने सुन ली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से ईरान पर घेरेबंदी और कब्जा करने की कोशिश, हमले की तैयारियां अमेरिका कर रहा है। इजराइल का भी नैरेटिव हमने सुन लिया, देख लिया, लेकिन कतर और बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत करके इस हमले को रुकवाया है, आपको लगता है क्या इजराइल अभी 2025 में ईरान के साथ मुफ्तला थे जंग में, क्या ईरान एक बार फिर से सेकेंड फेज के लिए ईरान के साथ जंग के लिए तैयार आपको दिख रहा है? अमित जी, सवाल मेरे से है क्या आपका? जी सर, सिन्हा सर आपसे ही है। सिन्हा सर। हाँ, अमित जी जय हिंद। जय हिंद देखिए, सर। आपका सवाल है कि आज की परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के अंदर में जो रिट्रीब्यूशन किया था इजराइल ने, और खास करके अमेरिका में, जून में आपको याद होगा ऑपरेशन मिडनाइट लायन, राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर, ये दो ऑपरेशंस तो हुए हैं। मगर जिस तरह से अमेरिका सोचता था कि शायद वो हावी हो जाएगा इसके बाद में, और उस समय एक बहुत स्ट्रैटेजिक टाइमिंग था, इसके कारण उन्होंने किया है। मगर जो ईरान का रिटेलिएशन रहा है, खास करके जो इजराइल के अंदर में, उनकी 3 बार रिटेलिएशन हुआ, और जो लास्ट रिट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली आप देखिए लास्ट 2 डेज़ जो 12 डेज़ का वॉर था, तो उसमें इजराइल को काफ़ी क्षति हुई है। दे वर एबल टू पेनिट्रेट, और उन्होंने 12 बार पेनिट्रेट किया है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ऐसा नहीं, इजराइल इज़ वेरी स्मॉल, तो उनका थ्रेट परसेप्शन में ये बोलता है कि आप इसको अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो अमेरिका यूज़ करता है कि आप ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी से कुछ कर लीजिए। मगर वो उनको एक रियलाइजेशन है, नॉट अ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, पेंटागन है, दे आर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पर्सनल जो ये है, एक तो उनके ऊपर में इजराइल जिस तरह से ईरान ने किया था, उनके ऊपर हमला हुआ था, और अभी खुल करके ही कह रहा है कि इस बार शायद गोली नहीं चुकेगी। तो उनका पर्सनल तो है इंटरेस्ट कि वो करें।
कासिम सुलेमानी को आपको पता होगा 2020 में मारा था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ही थे। राइट सर। मगर आज के दिन में जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं, खास करके सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, यूएई है, टर्की है, वो उनको कहा है कि नहीं आप डोंट गो फॉर इट। और अमेरिका यदि ये गलती करता है, वो सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान के रास्ते से कुछ करे, तो अभी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बिल्डअप भी नहीं हुआ है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रेविटेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यदि उसने ये गलती कर दिया तो उसको खैर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इवन रशिया एंड चाइना नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। यदि इन्होंने इस बार छोड़ दिया तो अमेरिका इतना हावी हो जाएगा, एंड फिर फॉर सम टाइम ही बहुत डिफिकल्ट होगा उसको कंट्रोल करना। तो मेरे अनुसार मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी हम वो नहीं कहते हैं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो उनके पास है, मगर बूट्स ऑन ग्राउंड यदि आप नहीं उतारते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। रिजीम चेंज करना वेनेजुएला की तरह इस तरह से पॉसिबल नहीं है ईरान के अंदर में, और इसी के कारण उन्होंने इसको टाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ किरोड़ी सिंह जी भी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। हम काफ़ी वक्त से ईरान पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ भी सर मैंने डिस्कशन किया था। सर सवाल ये है कि जितना एग्रेसिव अमेरिका दिख रहा था, इजराइल दिख रहा था, हम संकेत बता रहे हैं कि आप अपने वॉरशिप को डिप्लॉय करते हैं खाड़ी के देशों में, आपका पिज़्ज़ा इंडेक्स बढ़ जाता है, साथ ही साथ मीटिंग्स का दौर लगातार चला, लेकिन अचानक ट्रंप की और नेतन्याहू साहब की बात होती है, और उस बात के बाद व्हाइट हाउस में डिस्कशन होता है, और उसके बाद पूरा नैरेटिव बदल जाता है। लग तो ये रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है, लेकिन यह हमला नहीं हुआ, हमला टल गया। इसकी इनसाइड स्टोरी बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्या वजह थी सर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। Right, हम टीवी चैनल्स पे जो ग्लोबल सिचुएशन है, या ईरान के, इजराइल के, अमेरिका के रिश्ते हैं, या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, राइट सर, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र के फॉर्मेट में ही समझने की कोशिश करते हैं। Right, sir. एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्मेट में हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। Right, ये sir. हम मीडिया वालों का भी गलती है, और जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं। राइट सर। अमेरिका के जो टर्की में राजदूत हैं और सीरिया में अमेरिका के दूत हैं, उन्होंने, टॉम बारेक ने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में देश नहीं है, नेशन नहीं है, वो ट्राइब्स और विलेजेस हैं। और ट्राइब्स और विलेजेस की एक खासियत होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ओरली चलती है मेमोरी, और वो जब बाहर से कोई इंटरवेंशन होता है तो उसमें उनमें यूनिटी और सॉलिडेरिटी आ जाती है। तो ईरान में यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी क्यों आ गई? हमने ईरान को और इजराइल को, अमेरिका को लेके 2 ऑपरेशन की बात की है। एक तो ऑपरेशन राइजिंग वाला, ऑपरेशन मिडनाइट हमारे, एक तीसरा ऑपरेशन नार्निया की बात हमने नहीं की है, क्योंकि देखिए देश राजनीति, क्योंकि आपस में लड़ाई होती है, राजनेताओं की होती है, लेकिन किसी भी समाज में उन समाज के बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों को अगर कोई देश मारता है तो उन लोगों को, मारने वालों को वो समाज कभी माफ नहीं करता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, श्रीलंका में एलटीटी लगभग 30 साल तक वहां अव्यवस्था फैला रहा, एक जेनोसाइड या यूं कहिए कि वायलेंस होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि जाफना की लाइब्रेरी जला दी थी। अगर लाइब्रेरी नहीं जलाते तो श्रीलंका का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो ईरान में भी जो ऑपरेशन नार्निया किया, उसमें ईरान के बहुत से साइंटिस्ट को मार दिया था, और उससे ईरान में जो जून में भी बड़ी सॉलिडेरिटी आई, ईरान का नेशनलिज्म स्ट्रांग हुआ, और अब भी जो ट्रंप ने जितना ज्यादा धमकाया, ईरान में उतना ही वहां का राष्ट्रवाद स्ट्रांग होता रहा है। Right, sir. और इसीलिए सरकार के समर्थन में भी वहां आंदोलन शुरू हो गया, और वो समर्थन वाला आंदोलन जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उससे ज्यादा स्ट्रांग था। अब दूसरा है कि अमेरिका ने क्यों नहीं किया, इसके 2-3 पक्ष हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के यूएई भी अलाई है, सऊदी अरब भी अलाई है, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब अलाई हैं। टर्की भी अमेरिका का प्रैक्टिकली अलाई है। तो वो नहीं चाहते थे कि ईरान में जो स्थिति है अमेरिका इंटरवेंशन करे, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने ठिकाने हैं उन पे ईरान अटैक करे। तो
तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और उनके लिए खतरा हो जाएगा। राइट सर। दूसरा कारण यह है कि ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स ईरान ने अलग अलग जगह तैयार कर रहे हैं, चाहे हमास हो, हुती हो, हिजबुल्ला हो, ये सब गोरिल्ला वारफेयर में आ जाएंगे, फिर तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में खतरा हो जाएगा। तीसरा है जो गाजा का पीस एग्रीमेंट है, वो सेकंड फेज में एंटर हो रहा है। अगर इस समय में ईरान में अगर स्थिति बिगड़ती तो वो सेकंड फेज शुरू ही नहीं हो पाता गाजा में, तो और हालत बिगड़ जाती। चौथा यह है कि ईरान निश्चित रूप से इजराइल पे अटैक करता, और पिछली बार भी इजराइल को बड़ा डैमेज हुआ है, अमेरिका पे तो नहीं कर पाता, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने यही सोचा, यही अच्छा है कि इस समय ईरान के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करें, क्योंकि फ्राइटनिंग की अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने धमकाया भी और ये कहा कि मेरी सहायता आ रहा है, आप आंदोलन करते रहो, ये सब बातें कही है, फ्राइटनिंग की है, डराने वाली उनकी पॉलिसी है। तो इस तरह की ईरान को डराने की पॉलिसी है, उसमें ईरान का जो अंदर की स्थिति थी वो ज्यादा मजबूत हो गई, उसमें सॉलिडेरिटी आ गई, यूनिटी आ गई। तो अमेरिका ने इंटरफेरेंस करेंगे तो अमेरिका पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी। तो किरोड़ी सिंह जी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और मिडिल ईस्ट से लाइव आपको वो सिचुएशन को बता रहे हैं। मेरे साथ अली अशरफ साहब रहता है, फॉरेन एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं रुख करूंगा शरद साहब का, इज अ इकोनॉमिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट। सर, जब वॉर होती है, जब वॉर में दो मुल्क मुफ्तला होते हैं, तो ये नुकसान सिर्फ उसी खित्ते का या उसी इलाके का, उसी पोर्शन का नहीं होता जो वॉर में है, ये पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम को खराब करता है, बर्बाद करता है। अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल एक बार फिर से वॉर में शामिल होते हैं, मुफ्तला होते हैं, कितना बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक होगा मिडिल ईस्ट के लिए, किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान होगा, क्रूड मार्केट किस तरह से डैमेज होगा, फ्रेजाइल होगा? सर प्लीज दर्शकों को समझाइए सर। नमस्कार अमित, आपको, मेरे पैनलिस्ट और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अगर इस तरीके की वॉर होती है तो लाजमी बात है पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्थिरता जो है, आर्थिक स्थिरता, वो डिस्टर्ब हो जाती है। राइट सर। वहां पर आवाजाही सामान की बंद हो जाती है, ट्रेड पर असर होता है, ऑयल की प्राइसेस पर असर होता है। अगर आप ईरान की अर्थव्यवस्था को अमित इस समय समझें तो आप देखेंगे कि ईरान की लगभग $500 बिलियन की जीडीपी है, 10 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। परंतु जो निर्भरता तेल के ऊपर है अमित, वो बहुत भारी है। उनकी जीडीपी का 30 से 40% तेल पर निर्भर है। दो कारणों से ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय दिक्कत में है। पहला कारण है उनकी तेल पर निर्भरता, दूसरा कारण है अमेरिका द्वारा लगाए गए हजारों के हिसाब से सैंक्शंस। तो अगर अमेरिका सचमुच में ईरान की मदद करना चाहता है तो अमेरिका को दो काम करने चाहिए बजाय मिलिट्री एक्शन के। मिलिट्री एक्शन तो शायद होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, पर उसको दो काम करने चाहिए। एक, उसको ईरानी जो खमेनाई साहब हैं और पेशकियां साहब हैं, उनको बुला के बात करनी चाहिए कि आप स्टेप डाउन कर जाइए, जो भी कर जाइए, या तख्ता पलट कर दीजिए, अपनी पॉलिसीज में चेंज करिए, पहला। दूसरा, सैंक्शंस अगर ईरान के ऊपर से हटा ली जाए, क्योंकि ईरान की तरक्की में बाधक बने उनके सैंक्शन। अब इसके कारण वहां का जो युवा है ईरान का, जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है, उस युवा को अपने लिए सामान जुटाना मुश्किल हो रहा है, नौकरी जुटानी, रोजगार जुटाना मुश्किल हो रहा है। और इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कारण है। आपको हैरानी होगी सुनकर, इस समय करीब 45 से 48% इन्फ्लेशन है। इसका अर्थ क्या हुआ अमित? इसका अर्थ ये हुआ कि आप जितनी बार दुकान पे सामान लेने जाते हैं, आप बोरा भर के रियाल ले आते हैं। अनऑफिशियल तौर पे $1 करीब 15 लाख रियाल बता रहा है अनऑफिशियल तौर पे। ऑफिशियल तौर पे 6.5 लाख रियाल बोरा भर के पैसे ले जाने पड़ते हैं, मुट्ठी भर के सामान आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां की करेंसी की परचेजिंग पावर इन सैंक्शंस की वजह से समाप्त हो गई है। और ईरान की आर्थिक नीतियों को भी मैं उतना दोष नहीं देता, क्योंकि इस कदर सैंक्शन लगी कि ईरान दुनिया के किसी भी देश से उसको डील करना कठिन हो गया। और ये इस कदर बढ़ गया कि वहां के युवा में विरोध फैल गया, युवा सड़कों पर आ गया कि भाई हमारी ना तो नौकरी है, ना हमें काम काज है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो पैसे जमा हैं, वो पैसे आज कोई सामान ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अमेरिका को सैंक्शंस हटानी चाहिए, बातचीत करके, बजाय मिलिट्री रूट लेने के। अगर ये युद्ध होता है तो ईरान से केवल 20 मिनट की फ्लाइट है यूएई की। एक जगह है ईरान में किश, साउथ ईरान में जगह किश। आप अगर आप दुबई से किश की फ्लाइट लेंगे तो मात्र 20 मिनट है। और दुबई एक बहुत ही ग्रोथ इंजन है मिडिल ईस्ट का, हम जानते हैं। सऊदी अरेबिया भी वहां से पास है, जितने भी देश हैं सब पास है। मुझे लगता है अमेरिका की ये जो नीति है ये बैकफायर कर जाएगी।
अमेरिका की जो अपनी आर्थिक हालत है, $38 ट्रिलियन से भी ज्यादा का अमेरिका के ऊपर उधार है। और राइट युद्ध तो पैसे से लड़ा जाता है, राइट मुफ्त में तो लड़ा नहीं जाता। तो अमेरिका की जो फिस्कल पोजीशन है, बैलेंस शीट है, वो और ज्यादा बिगड़ेगी। इजराइल एक मोहरा बनेगा, इजराइल अमेरिका को सपोर्ट करता बनेगा, परंतु मिडिल ईस्ट रीजन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। लोगों को व्यापार करने में दिक्कत होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। ये युद्ध किसी के भी हक में नहीं है। मुझे पॉइंट लगता है कि टेकन सर। अमेरिका को 10 बार सोचना चाहिए इस राइट काम को सर। करने से पहले। राइट सर। अशरफ साहब मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से लाइव हैं। अशरफ साहब एक बात समझना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि भारतीय दर्शक भी इस बात को समझें। जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जिस तरह से बदल रहा है, पाकिस्तान अमेरिका ज्यादा करीब लग रहे हैं। एक मुश्किल पाकिस्तान के लिए ये भी है कि मुस्लिम राष्ट्रों के साथ जिस तरह का अमेरिका व्यवहार कर रहा है, उस नजरिए से पाकिस्तान का टेक क्या होना चाहिए सर? ईरान में अमेरिका जो कर रहा है, कम से कम पाकिस्तान को इस विषय पर, इस मसले पर थोड़ी तो तवज्जो जरूर देनी चाहिए। ये मौन रहना, चुप रहना, ये ठीक नहीं लग रहा है सर। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको पीछे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ईरान के हवाले से क्या जो है स्ट्रेटजी रही है पहले, और इन केस कि अगर यूएस जो है वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाता है तो पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, और इस वक्त जो है पाकिस्तान क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है प्रैक्टिकली। तो उसमें अगर प्रीवियस कोई 20 साल पहले देखा जाए, जब यूएस जो है वो ईरान पे हमलावर होने वाला था, तब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था और पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो सामने आके कहा था कि अगर ये हमला होता है तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो Right, वो जंग जो है वो टल गई थी। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है कि बीइंग नेबर पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता है कि पाकिस्तान के नेबरहुड में आग जल रही हो, वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो, या वहाँ पे जो है वो जो इकोनॉमिकली जो है वो मुल्क डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये किसी भी नेबर को जो है वो मेरे ख्याल में सूट नहीं करता है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसके ऊपर जो है अपना एक स्टांस जो है वो बैक एंड पे जो है वो प्ले जरूर कर रहा होगा अपना जो भी रोल है। और दूसरी जो चीज़ है, यूएस के लिए पाकिस्तान के ऊपर शायद उतनी रिलायबिलिटी, वो भी यूएस को पता है कि पाकिस्तान अपने जो मफादात हैं, जो अपनी उसके इंटरेस्ट हैं, उसको Right, कभी sir. भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता है कभी भी, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे वो ईरान वॉर हो। तो इस वजह से यूएस जो है वो 100% रिलाय नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर भी। वो अपने जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो मेनली जहाँ पे वो प्लेस है इस वक्त कतर में है या वो सऊदी अरेबिया में है, तो वहाँ से अगर उनको नो जो है वो आंसर मिल रहा है, तो पाकिस्तान से तो आई थिंक देयर इज अ बिग नो। और ये एक साइलेंट मैसेज होगा जो डेफिनेटली यूएस इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कैलकुलेट किया होगा। लेकिन जी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये ईरान के लिए कोई इतनी आसान चीज़ भी नहीं है कि अगर ईरान के ऊपर उसने अगर अभी हमला नहीं किया है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये वॉर जो है टल गई है या ये जो वॉर है अब नहीं होगी। अमेरिका जो है इस वक्त, जो मेरी दानिश के मुताबिक जो है वो इस वक्त एस्केलेट पॉज पॉलिसी या स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो चल रहा है। आप पिछले 15-20 साल के अंदर देखिए कि ईरान के अंदर वो किस तरह से प्ले कर रहा है। वो सैंक्शंस लगा रहा है, वो उसके जो रीजनल फ्रेंड्स हैं उनको अपने करीब लाके ईरान के खिलाफ यूज करना चाहता है। प्लस जो है वो मिलिटरीली जो है अटैक भी कर रहा है और अपना जो मेन अलाय है इजराइल, उससे भी अटैक करवा रहा है। और प्लस जो है वो दूसरी साइड पे डिप्लोमेटिकली जो है वो भी उसको प्रेशराइज कर रहा है। तो वो जब मीन्स के स्लो जो है वो ईरान को कमजोर तो कर रहा है। आप पिछले 10-15 साल में देखिए कि ईरान ऑलमोस्ट अपना 60% इकोनॉमी का लॉस कर चुका है। उसकी इकोनॉमी पिछले चंद सालों में जो है 30-40% और श्रिंक हो गई है। और उसका जो $1 है वो 1.5 मिलियन जो ईरानियन करेंसी है उसके बराबर पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं है ईरान के लिए। ईरान को अगर जिन कंट्रीज़ का हम बात कर रहे हैं जो अभी यूएस का साथ नहीं दे रहे, जब तक ये कंट्रीज़ यूएस का साथ बेशक नहीं दे रहे, ये ईरान का साथ नहीं देंगे, उस वक्त तक ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस रीजन के अंदर बात करता हूं तो इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया का बहुत प्लीज फोल्ड रेज द फोल्ड बैक, आई कांट हियर द गेस्ट। पीसीआर प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि वो भी एक बड़ा रीजनल प्लेयर है, एक बड़ी मार्केट है और उसकी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है ईरान के साथ। तो आई थिंक ये सारे जो भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनको मिलकर ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब ही ईरान जो है इस मुश्किल से निकल सकता है। अदरवाइज स्लोली जो है आप समझ लीजिए कि स्लो पॉइजन है जो ईरान को खत्म कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ईरान के लिए ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अशरफ साहब, मैं
सिन्हा सर के पास जो डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा सर, पाकिस्तान का जो इस वक्त कम्युनिकेशन है, जो डिप्लोमेटिक डायलॉग पाकिस्तान का, ये समझ में आता है कि भाई आप अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात का जो बॉन्ड है वो डिफरेंट हो गया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन ये दो तरह का नैरेटिव है सर। एक तरफ तो आप उन मुल्कों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब अमेरिका जो मुस्लिम राष्ट्रों पर ज़्यादती कर रहा है, वहाँ पर एक्शन ले रहा है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जो विंडिकेशन है, पॉलिटिकल वेंडेटा अपना स्टैब्लिश करना चाह रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान बोलने को तैयार नहीं होता है। वैसे दुनिया भर की बातें पाकिस्तान के हुक्मरान, वहाँ के डिप्लोमेट्स करते हैं। सिन्हा सर, देखिए अमित जी, जो अली असरफ साहब अभी बात कर रहे थे वो आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, मगर जो आपने सवाल किया है वो एब्सोल्युटली जो ग्राउंड के ऊपर में है, जो प्रैग्मेटिक है। सच्चाई आज के दिन में ये है, समल गली है एयरबेस क्वेटा के अंदर में, शहबाज एयरबेस है, वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी हैं और कोई संख्या तो ये 9,000 की बता रहे हैं। और देखिए फिराज फोर्सेस जो हैं, जो ईरान के जो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो डायरेक्ट अटैक करेंगे इसके ऊपर में। तो ये जो इन्होंने 30,000 अपनी फौज बलूचिस्तान में तो नहीं लड़ पा रहे हैं, मगर उस 990 किलोमीटर का जो इनका बॉर्डर पड़ता है उस पर भेज रखा है। राइट सर। क्या वहाँ पर जो इनके आसिम मुनीर साहब है बातचीत कर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं, दो अलग चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है, ईरान यदि डिस्टर्ब होता है तो अफगानिस्तान के बाद ईरान भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहाँ से तो आई है जो उनका वेस्टर्न वो मानते हैं वो इलाका तो है ही डिस्टर्ब। जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, उनका ईस्टर्न फ्रंट है, वो तो डिस्टर्ब है ही है इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान बुरी तरह घिर रहा है। दूसरा आपने बताया कि उन्होंने, वो आपने देखा होगा कि भले उन्होंने करेंसी की जो डील की है, ये जो डील की है, इन्होंने अपने पैरों में ऐसी कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसके अलावा पासनी जो पोर्ट है गोदार के नीचे, वो भी खोल दिया है। तो इनकी दोहरी रीति नहीं चलेगी। इसके पहले वो कह रहे थे कि 10 साल पहले उन्होंने करना चाहता था, इन्होंने रोक दिया। ये तो ये कह रहे थे कि हम इजराइल के ऊपर में मारेंगे, अपना न्यूक्लियर बम आदि यूज़ करता है। तो ये बातें ये करते हैं। अभी पाकिस्तान जो ईरान के अंदर में गई हैं, जो आपको गई है ना, ये स्टारलिंक के जितने टर्मिनल्स गए पाकिस्तान के रास्ते गए, 40,000 टर्मिनल्स गए सर। अब 55,000 हो गए, इनके रास्ते गए। It's now been 55,000 सर। 55,000 राइट सर, या 55,000 आप बताइए। और इसी रास्ते गए ये, और वहां पर भी जो वहां पर कत्लो गारत हुई है, इनमें इनके भी लोग शामिल हैं वहां पर। यस सर। और ये अमेरिका के बेस्ट पे कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, मैं किरोड़ी सिंह जी के पास जाऊंगा। सर, आप तो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं और वहां पे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहां का हालत हज़रा आप बखूबी समझते हैं। क्या ये समझा जाए कि यहाँ से वॉर एस्केलेशन की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म है? आपको लगता है कतर, सऊदी अरब, अजरबैजान, टर्की जैसे जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका पर इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको लगता है कि वहाँ से अमेरिका जिस तरह की सख्ती करना चाह रहा है ईरान के साथ, क्या ये पुल आउट करने वाले हैं सर? देखिए अमित, इसमें दो बातें। एक तो जो आपने बताई कि अमेरिका के जो अलाई हैं मिडिल ईस्ट में, वो नहीं चाहते कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से ईरान में हस्तक्षेप करे और ईरान को स्ट्राइक करे ईरान में। राइट सर। दूसरा, अमेरिका का स्वयं का असेसमेंट भी मुझे लगता है ये है कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस और जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, कि अगर ईरान में इंटरफेरेंस होगा तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वेनेजुएला से भी अमेरिका पूरी तरह निकल नहीं पाया, वहां भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। तो अमेरिका का खुद का असेसमेंट भी और दबाव भी अलाइज का। लेकिन मैं अशरफ साहब की बात को आगे बढ़ाऊं तो अगर नेबरिंग कंट्रीज में कहीं कोई हालात बिगड़ते हैं तो पड़ोसियों पे असर पड़ते हैं। अगर पड़ोस में आग लगती है तो आग खुद के यहाँ भी लग सकती है। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो अप्रोच बताया कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, और मिडिल ईस्ट के कंट्री यही कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेरेंस नहीं करे। तो लेकिन अभी जो हालात है वहां सीरिया में जो कुर्द्स हैं और सीरियन आर्मी के बीच में समझौता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्रंटेशन भी है, समझौता चल रहा है। कुर्द्स विड्रा कर रहे हैं एलेपो से, उधर हुती के साथ समझौता चल रहा है। हुती वक्त के जो STC वाले हैं वो समझौता अपने आप को, पहले तो ये कहा गया कि रियाद मीटिंग के बाद उन्होंने STC वालों ने कह दिया कि हम डिसबैंड कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम डिसबैंड नहीं करेंगे।
लेकिन वहां भी समझौते की एक्सरसाइज चल रही है, यमन में भी, सीरिया में भी। तो ये जो समझौते की एक्सरसाइज चल रही हैं, ये अगर ईरान में अमेरिकन स्ट्राइक हो जाता है, सिचुएशन एस्कालेट हो जाती है, तो ये सब वापस डिस्टर्ब हो जाएंगी और पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं, मैं ये कहूंगा पूरा मेना रीजन है वो लपेट में आ जाएगा। क्या ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या आने वाले वक्त में आपको देख रहे वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ इस्लामिक जो राष्ट्र हैं, क्या वो एकजुट होने वाले हैं? क्या अमेरिका के खिलाफ अब एक पैरेलल विरोध का स्वर आपको इस्लामिक राष्ट्रों से देखने को मिल सकता है क्या सर? देखिए, इस्लामिक राष्ट्र एकजुट होने का मतलब ये नहीं है कि वो जुडिशियस न हो। देखिए, डिफरेंसेस रहेंगे, हर देश का अपना हित होता है। यूएई का अलग है, सऊदी का अलग है, टर्की का अलग है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। लेकिन जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर आके यहाँ इंटरफेरेंस करे, वो खुद के लिए किसी भी देश के, न यूएई के लिए अच्छा है, न टर्की के लिए अच्छा है, न दूसरे देशों के लिए अच्छा है। तो वो एक्स्ट्रा रीजनल पावर का एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अभी अमेरिका नहीं करेगा इंटरवेंशन, और उससे पहले मुझे लगता है कि ईरान में मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो आंदोलन करने वाले हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके साथ भी मुझे लगता है पेजेशियन कोई समझौता करेंगे और मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म होंगे। उसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अमेरिका के इंटरवेंशन की प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है कि अब अमेरिका ईरान में इंटरफेरेंस करेगा। लेकिन अमेरिका का जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, चीन और रशिया से अलग अलग उनके दोस्तों को अलग लेकिन करना, सर आपको भी पता है कि चीन और रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं। वो वहां से बड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट करते थे सर। तो रशिया और चाइना तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, आर्म्स एमिनेशन में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक बैकअप तो ईरान को अमेरिका रशिया दे ही रहे हैं सर। देखिए, डिप्लोमेटिक नहीं, सपोर्ट तो दूसरा भी हो रहा है। देखिए, जो सर्विलेंस मैकेनिज्म वगैरह है वो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही। और यही नहीं, जो अभी साउथ अफ्रीका को लेके जो ब्रिक्स की एक्सरसाइज हो रही है, नेवल एक्सरसाइज, उसमें इंडिया नहीं है लेकिन ईरान उसमें इन्वॉल्व है। जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है उसमें ब्रिक्स के देश हैं सभी। राइट सर, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना चुपचाप बैठे हैं, लेकिन वो अमेरिका की तरह से इतने वोकल नहीं हैं इस तरीके से। अंडरस्टूड सर, पॉइंट टेकन। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका और रशिया सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट पर सामने आकर विजिबल तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शरद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो, ईरान में फर्स्ट फेज का जो वॉर शुरू हुआ, इजराइल अमेरिका ने सपोर्ट किया, वेनेजुएला वाला जो अभी कंटेंट आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में है, इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से सर बात करें, इंडिया के लिए ऑब्वियसली इट्स अ बैड न्यूज फॉर इंडिया, बट लेकिन क्रूड मार्केट और इंडियन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आप इसका कितना सीधा असर देखते हैं सर? देखिए, भारत की 87% जरूरत क्रूड की इंपोर्ट होती है। तो अगर यहाँ से क्रूड की प्राइस बढ़ती है तो लाजमी बात है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा। पहले ही रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से ऊपर चल रहा है, तो हमारे लिए क्रूड की प्राइसेस बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। बाकी जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ने जो करना था हमारे खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ शगुफा सुनने को मिल जाता है। पहले 25% लगाया, फिर 25% लगाया, फिर 500% की धमकी दी, फिर 25% ईरान से डील करने को लगाया। तो मुझे लग रहा है जो टैरिफ का गेम अमेरिका खेल रहा है, ये उसके स्वयं के लिए हानिकारक है। भारत ने अपनी राह ढूंढ ली है। भारत को मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा असर होगा। क्रूड ऑयल की प्राइस मैंने पहले ही बोला, उस पर थोड़ा असर होगा, पर अदरवाइज असर नहीं होगा। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने आज घोषणा करी है कल कि ईयू से हमारी सबसे बड़ी डील एफटीए डील होने वाली है। 186 बिलियन डॉलर का हमारा बायलैटरल ट्रेड है अमित, यूरोपियन यूनियन के साथ। मुझे लग रहा है जितने भी एक्सपोर्टर्स को अमेरिका से नुकसान हुआ है, वो एक्सपोर्टर्स अपनी राह धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं। तो अमेरिका को ये देखना होगा कि क्या वो वापस 18वीं 19वीं सदी में जा रहा है, जहां उसको वेनेजुएला हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया। कभी वो कहते हैं हमारे मार्को रूबियो साहब क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। अब उन्होंने आइसलैंड की बात करी है। मुझे लग रहा है जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये जो दूसरे देशों पर जाके कब्जा करना, किसी का तेल देख के, किसी के रेयर अर्थ मिनरल्स देख के, किसी को नेशनल सिक्योरिटी की बात करके, मुझे लग रहा है ये अब हम 21वीं शताब्दी में है। ये 18वीं 19वीं शताब्दी की अप्रोच 21वीं शताब्दी में नहीं चलती है।
और अमेरिका को जो सारा गेम है ये उसके लिए हानिकारक है। उसकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहां पर निवेश नहीं आ रहा है, नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। तो ये अमेरिका को सोचना होगा कि इस प्रकार की अप्रोच करके दुनिया में जो उसने उथल पुथल मचा रखी है आर्थिक तौर पर भी और जियोपॉलिटिकल तौर पर भी, ये अप्रोच उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और आप देखेंगे जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में अमित, 2026 नवंबर में है, उसमें ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग नीचे चली गई। तो ट्रंप साहब को देखना होगा कि क्या आम अमेरिकन भी उनकी इन नीतियों को सपोर्ट कर और रहा सर है। वैसे भी अमेरिका के संविधान में कि एक शख्स 2 बारी राष्ट्रपति बन सकता है, तो अब वैसे भी उनके लिए तो अभी इट्स अ गुड बाय फॉर नहीं नहीं, पर एक मिनट अमित, मैं क्षमा करें आपको टोक रहा हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो संविधान बदलने की बात भी करी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो ये मुझे इम्पीच कर देंगे। हो सकता है वो संविधान भी बदल दें। उनसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहा, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। तो हमें इसको वन डे एट ए टाइम लेना पड़ेगा अमित। कुल मिला के मुद्दा ये है। ट्रू सर, ठीक है सर, I'll come to you। अशरफ साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ। सिन्हा सर, अगर ईरान न्यूक्लियर अटैक करता है अमेरिका पर और I'm very sure कि उसके निशाने पर इजराइल भी होगा, उसके बाद ये मुस्लिम कंट्रीज क्या करेंगे? कतर क्या करेगा? सऊदी अरेबिया क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि अगर अमेरिका ने वहां पर हमला किया तो पूरे लाव लश्कर के साथ ईरान जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा होता है सर, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्क और ये जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे सर? देखिए, ये सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं, खास करके आपका वेस्ट एशिया को, वो चाहते हैं कि ईरान जिस तरह से है उस तरह से रहे, क्योंकि वो काउंटर है इजराइल के लिए। इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हेजमनिक बिहेवियर हो जाएगा क्योंकि बस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो जो ईरान है अकेला ही इस चीज़ को संभालता। उससे गलतियां क्या हुई, वो फ्रंटलाइन स्टेट बन के जो 3H है, हिजबुल्ला, हूती, हमास वाला, ये जो गेम खेला है उसकी वो अब भी फसल काट रहा है। यदि वो नहीं होता तो उसकी हेजमेनिक बिहेवियर, जो उसका एक पावर है, मिलिट्री पावर, वो IRGC की है, उसकी ओन मिलिट्री है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की उसकी क्षमता है। वो पूरे विश्व के अंदर तहलका हो जाएगा। आपने उसके बंदर अब्बास उसके पास में है। तो कोई भी देश ऐसा ये नहीं कर सकते। अमेरिका के पास ना कैपेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने IRGC के वहां पर फोर्स लगाए हैं जो कि एब्सोल्युटली फिदाइन टाइप है। आप पूरे स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता है वो। और देखिए, विश्व का 20 से 25% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है यहाँ से होती है, तो उसके पास कैपेबिलिटीज हैं। उसके अलावा उसको जो इस बार भले ही जून में नहीं आया हो खुलकर के चाइना और रशिया, इस बार जरूर आएगा। ये नहीं कि डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करेगा। उन्होंने MQ-9 भेज दिया है, इसके अंदर मिसाइल्स आए हैं। और इसके पहले तो ये थे नहीं। जब उन्होंने इजराइल के ऊपर में जून के समय 12 डेज वॉर के अंदर में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो एक इंक्लूडिंग अल उदित बेश के ऊपर में उसने किया था, मगर वो टोकनिज्म करके खत्म करना चाह रहा था कि नहीं बढ़े। देखिए, आप स्टीव विटकॉफ की देखें। स्टीव विटकॉफ जो हैं उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने मना किया है, एक हिंट दिया है, डिप्लोमेटिकली वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अमेरिका को समझ में आता है, अमेरिका नहीं कर पाता। हम आज अमेरिका का वेंजुला का उसको अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, उसकी हर्ष कहीं है, क्यों उसको रशिया को छोड़ करके रशिया के पाले में आना पड़ा? उसको पता है, उसने सपोर्ट करता रहा ना। ये कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दो हैं, वहाँ पर पेंटागन सब चीज रन करती है। जब तक वो कर पाए, आज अपनी फेस सेविंग के लिए वो रशिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और वेंजुला तक तो छोड़ दिया है चाइना ने और रशिया ने। यदि ईरान में भी छोड़ दिया तो यू टेक इट कि रशिया एंड चाइना हैज गॉन डाउन द लाइन। और हेजमेनिक बिहेवियर के अलावा उनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी अमेरिका की। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अशरफ साहब, एक और वो सवाल मिडिल ईस्ट के अलावा मेडिटेरियन में। राइट सर, ओके सर, पॉइंट टेकन। मैं खत्म कर लेता हूं। जो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट सर, वो मेडिटेरियन में ही विल कम बैक। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ।
अशरफ साहब, एक फेस सेविंग मसला होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो आपकी तरफ दे लुक अप टू यू, क्योंकि इस्लामिक नेटो की प्रक्रिया जो शुरू की पाकिस्तान ने, सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक जंगी करार हुआ, उसके बाद तुर्की इसमें शामिल हुआ, तो नेटो के पैरेलल एक इस्लामिक नेटो बनाने की जो कवायद शुरू की है पाकिस्तान ने और सऊदिया ने, उसमें बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र आपकी तरफ देखते हैं और पाकिस्तान के अलावा ज़्यादातर के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन ये तो पूरा फेस सेविंग मामला हो जाएगा कि आप अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका एक एक कर इस्लामिक राष्ट्रों पर हमले कर रहा है, उन्हें कमज़ोर कर रहा है, अपने नैरेटिव, अपने पॉलिटिकल डेटा, अपने वॉर बैंडेटास उन पर जबरन थोप रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने पिछले 40-50 साल के अंदर जो बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका है, उनको डील करने में एक्सपर्टीज हासिल की है। अरे आप उसमें अशरफ साहब, ये मुझे जोक लग रहा है। अशरफ साहब, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इतने अच्छे हो गए कि 40 साल में इन मुल्कों को वो इन मुल्कों से दबा हुआ है। डेड डिप्लोमेसी का शिकार अगर कोई मुल्क है पूरी दुनिया में तो वो पाकिस्तान है। चाइना से उधार, रशिया से उधार, अमेरिका से उधार। अब आप थोड़ा डिफरेंट बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूं। मैं ठीक है सर, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हो गए हैं। मैंने कहा है कि उनको डील करने में एक्सपर्टीज हासिल की है। तो ये दो मुख्तलिफ बातें मैं कर रहा हूँ। एक जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप देख लीजिए कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे अपने पूरे लाओ लश्कर और माइटी आर्म पावर के साथ वो पधारा। और फिर जब वो वहां से निकला और वो जब वहां से निकला तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया, हमें पाकिस्तान। सेना साहब, मैं आ रहा हूँ। सेना साहब, जस्ट गिव मी 1 more minute सर। सर, आई एम कमिंग टू यू। सर, आई एम कमिंग। इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यदि इनको क्यों निकाल दिया? इनके नाम है, पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते, इनको वीजा नहीं देगा अमेरिका। ये कहते हैं इन्होंने डील करना, ये जो कह रहे हैं बातें कि इन्होंने डील करना आ गया है कि अमेरिका से कैसे डील करें, चाइना से कैसे डील करें, ये भूल गए हैं कि फ्रंटलाइन स्टेट बन के कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको तो वीजा तक देने के लिए अभी 75 देशों के अच्छा सर, सवाल बिल्कुल माकूल है और वाजिब भी है। आप काइंडली रिप्लाई। आप देखिए कि आप पाकिस्तान के ऊपर जब जो 90s के जो आपने और हमने जो एटॉमिक, एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूं अमित? शरद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप पूछिएगा। उसके बाद देखिए कि उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को डील किया, बल्कि पूरी दुनिया को डील किया, और उस डील के बाद जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान आए। और वो अशरफ सर, एक सवाल अशरफ साहब, माफी चाहता हूं अशरफ साहब, आई एम वेरी सॉरी, एक सवाल शरद साहब का भी, ही इज इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया, ही वांट्स टू आस्क यू समथिंग। सर, शरद सर, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। मैं अशरफ जी से पूछना चाहता हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब, आसिफ मुनीर साहब व्हाइट हाउस में गए, बिरयानी खाकर आए और राष्ट्रपति ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान भी बोला, उसके बाद कैसे हुआ कि अमेरिका के लोगों को अभी हाल में जो 75 कंट्रीज में वीजा बैन में आए हैं, पाकिस्तानी लोगों को वीजा बैन हो गया? ये कौन सी फॉरेन नीति है? मुझे बताइए, वो बिरयानी खाने किस काम आई? जवाब ले बिरयानी खा के आए थे वहां पर, वो किस काम आई? आपके तो लोगों को आंसर फ्रॉम अशरफ साहब। सर, जवाब ले लेते हैं अशरफ साहब, काइंडली रिप्लाई। उसमें देखिए, ये एक टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है जो अभी आप बात कर रहे हैं कि 75 मुल्क जो है वो आधी दुनिया बनती है मेरे भाई। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, 75 मुल्क हैं, और आधी दुनिया के ऊपर उसने अगर पाबंदी लगाई है, और उसके ऊपर उसने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है हमारे डिप्लोमेटिक तो अपने मुल्क की कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम अच्छा सर, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, आप सम अप करिए। आप टू गो टू किरोड़ी सिंह साहब के पास जाना है। देखिए, मिलिटरीली जो है आपने किस तरह से डील करना है दुनिया को, और डिप्लोमेटिकली डील करना है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हम पहले उसकी मिलिट्री पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे, मैं उसी सिनेरियो में बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है उसको डील किया है। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर भी उनसे लिए हैं, और उनको एंड पे उन्होंने यही कहा पॉइंट टेकन। आई एम गोइंग फॉर अ क्लोजिंग कमेंट। ये मैं बात कर रहा हूं। करोड़ी सिंह साहब, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप डिबेट को सम अप करिए। अशरफ भाई, बहुत माफी चाहता हूं, वक्त नहीं है। सिंह साहब, प्लीज 40 सेकंड आपके पास है, सम अप करिए डिबेट को। क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर, 40 सेकंड्स। देखिए अमित जी, ऐसा है कि मिडिल ईस्ट में
मुझे लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में यही है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट में यही है कि सिचुएशन को एस्कालेट नहीं की जाए। और मुझे लगता है कि एस्कालेट नहीं होगी और एमिकेबली ईरान की प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी और ईरान में मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ईरान बहुत बड़ा मुद्दा मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक नहीं रहेगा। ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अशरफ साहब पाकिस्तान से जुड़े थे, मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट थे, मेरे साथ के सिन्हा साहब थे, इज डिफेंस एक्सपर्ट, इसके अलावा शरद साहब थे, इज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट, और किरोड़ सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार थे जो मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े थे। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एक छोटा सा राष्ट्र कैसे दुनिया के सुपर पावर्स को कंट्रोल कर रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। ब्रेक के लिए रुक रहे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है।